नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। चुनाव से एन पहले मोदी ने सवर्ण आरक्षण का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। विपक्ष ने भी नाना करते हुए बिल का आखिरकार समर्थन कर ही दिया है, लेकिन आरजेडी मुखर होकर इसका विरोध कर रही है। पार्टी का ये स्टैंड कोई नया नहीं है। लालू भले ही जेल में हो, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव और पार्टी उसी राह पर आगे भी है। दरअसल सवाल नीति नहीं, राजनीति का है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आरजेडी इस रुख से अपने बहुसंख्यक वोट बैंक को स्पष्ट संदेश देना चाहती है। वह पिछड़ों, दलितों का रहनुमा होने का ठप्पा और पुख्ता करना चाहती है। वहीं मोदी सरकार गरीब सवर्णों को आरक्षण के जरिए सबका साथ, सबका विकास के नारे पर मुहर लगाना चाहती है। सवाल यह है अब कि देश में कितनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं, जहां इस आरक्षण के जरिए गरीब सवर्णों का भी भला हो सकता है। सरकार ने आरक्षण तो दे दिया, लेकिन क्या वाकई नौकरी मिलेगी? जहां देश को आरक्षण से आगे निकलने की आवश्यकता थी, वहां आरक्षित भारत की ओर जाने के पीछे आखिर मकसद क्या है? 72 साल की आजादी के बाद क्या यही उपलब्धि है कि सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण ही एकमात्र जरिया बच गया है? समय शिखर में हम इन्हीं मुद्दों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आरजेडी ने लोकसभा में सरकार के बिल का जमकर विरोध किया। आरजेडी का कहना है कि हम गरीब स्वर्णों के आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सरकार को पहले जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए और फिर जातियों की जनसंख्या के आधार पर ही कोटा निश्चित करना चाहिए। उसकी मांग ये भी है कि ओबीसी, दलित और अति पिछड़ा वर्ग को 85% आरक्षण मिलना चाहिए। बिना जातीय जनगणना को आधार बनाए ये आरक्षण केवल शिगुफा बनकर रह जाएगा और अन्य जातियों के साथ ये अन्याय होगा। यह एक धोखा है। सुप्रीम कोर्ट का बैरियर 50% का टूट गया है, 60% पर आ गया है। हमें इसमें कुछ नहीं कहना है। हमें कहना है जातीय जनगणना कराओ। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सड़क से लेकर संसद तक लगातार कहते रहे जातीय जनगणना कराओ, जातीय जनगणना कराओ, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमें जो है 85 दीजिए, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, दलित को, अति पिछड़ा को। हमें 85 चाहिए, 10 आप ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ओबीसी की हिस्सेदारी पे चुप्पी है, शेड्यूल कास्ट की आबादी के हिसाब से चुप्पी है। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताएं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा सर, प्लीज। आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है सर। संविधान सभा बनाने अंडर विच रूल, प्लीज कोर्ट 38A, यस, वेयर बाय मिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मेड स्वीपिंग स्टेटमेंट्स which are incriminatory in nature. अपर कास्ट का 10 नहीं 15% कर दीजिए, 20% कर दीजिए, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। मगर क्या है कि अब 15 जब आप बैरियर तोड़ रहे हैं, तो अब तो ये डिमांड होगा ना शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड का, दूसरे लोगों का, कि साहब हमारा आरक्षण जो है वो जनगणना के हिसाब से बढ़ाया जाए। वैसे तो गरीब स्वर्णों को आरक्षण का लाभ दिए जाने का अन्य दलों ने भी समर्थन किया है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़े किए हैं कि यदि सरकार सही मायनों में जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देना चाहती है तो जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ दे, नहीं तो वह इसका विरोध करेंगे। जातिगत जनगणना प्रकाशित करने में क्या शर्म लाज लग रहा है भारत सरकार को? और अगर वो प्रकाशित कर देती और मांग आज करते कि उनके जनसंख्या के आलोक में उनको प्रतिशत दीजिए, तो हम कहते हैं कि 15% सवर्ण हैं तो 15% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो एक करके वो झांसा दे रहे हैं। आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए सवर्ण को 15% और बाकी लोगों को जो जनसंख्या है उसके आधार पर वो उनको दे आरक्षण। और 5 साल के बाद विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी केवल राजनीतिक हित साधने के लिए चुनाव से ठीक पहले
इस तरह की घोषणा कर रही है। इससे जरूरतमंद लोगों को कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा, जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर सामान्य वर्ग के गरीबों की मदद की जा रही है तो लोगों को इसमें क्या दिक्कत है। बीजेपी यदि समाज के वंचित वर्गों की भलाई करना चाहती है तो भी कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विरोध करना उनकी आदत है। किसी ने साहस नहीं किया कि उन अबला दुबला आदमी को जिसके पैरों में बेवाई है उसे मलहम लगाने का। अगर किसी ने साहस किया तो उसी अबला दुबला परिवार का व्यक्ति, चाय बेचने वाला गरीब का बेटा ने साहस किया और इस काम को किया। लोकसभा चुनाव के एन पहले गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने का दाव जो बीजेपी ने खेला है, विरोधियों को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब वह किस तरह दे। हालांकि सब दल अपने अपने तर्क जरूर दे रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई ये आरक्षण जरूरतमंदों को मिल भी पाता है या केवल हवाई वादा बनकर रह जाता है, और बीजेपी को चुनावों में इसका कितना फायदा मिल पाता है। पटना से समय के लिए अंशु नेथानी। सवाल ये उठता है कि इस बिल का रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मायावती, मुलायम जैसे नेता समर्थन कर रहे हैं तो आरजेडी इसका मुखर विरोध क्यों कर रही है। इतना ही नहीं, उसके सांसद सदन में इस विधेयक के विरोध में मतदान भी कर रहे हैं। इसके पीछे की गणित समझ लेते हैं। 90 के दशक में लालू यादव ने ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बिहार की सत्ता हासिल की और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। लालू भले ही जेल में बंद हो, तेजस्वी और उनकी पार्टी इसी राह पर चल पड़ी है। पार्टी सांसद जयप्रकाश यादव ने लोकसभा में लालू का नाम लेकर साफ तौर पर उनके विचारों को ही आगे बढ़ाने का ऐलान किया। आरजेडी का मुख्य फोकस माई समीकरण को बनाए रखना है। आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है। बिहार के लिहाज से वो ओबीसी के साथ दलितों को स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि वो ही एकमात्र पार्टी है जो उनकी भलाई सोचती है। मालूम नहीं किस तरह से भलाई सोचती है। यानी लड़ाई सवर्ण वोटर बनाम अन्य बनाने की कोशिश भी हो रही है। ऐसी चर्चा अब चल रही है। समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। पटना स्टूडियो में विजय प्रकाश जी, आप नेता हैं आरजेडी के, आपका बहुत स्वागत है। जीवेश कुमार, आप बीजेपी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। रांची स्टूडियो में राजेश ठाकुर हैं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपका बहुत स्वागत है। सरोज सिंह जो जेवीएम के नेता है वो भी हमसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम समझ लें जरा विजय प्रकाश जी से पहले कि आरजेडी को क्या आपत्ति लग रही है। विजय जी, हम तो सवर्णों का एक राजनीतिक तर्क आ रहा है जो पक्ष में है कि हम उन्हीं में से उनको आरक्षित कर रहे हैं। आपके कोटे से कोई हाईजैक करके उनको नहीं दिया जा रहा है। बावजूद उसके आरजेडी को क्यों इतनी खलबली मची हुई है कि नहीं, हम नहीं देंगे समर्थन और नहीं दिया आप लोगों ने? वजह बताइए साहब। कल के तारीख में आरक्षण का जरिए हम आवाज उठाते थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आवाज उठाते थे, तो सामंती ताकतों के विरोध से जिनको आज आप लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है, उन्होंने कहता था कि भीख मांगा नहीं जाता है और भीख दिया नहीं जाता है। यदि आप में हिम्मत और ताकत है तो आप जो है हमारे साथ जो है डिबेट करिए, पढ़िए, लिखिए, और जो है आप में वह कुवत नहीं है और यह भीख मांगकर बराबरी आप न कर सकते हैं। तो हमें आज खुशी है कि उसी भीख का एक पार्ट जो है आज 10% के लोग जो है बनने के लिए तैयार हो गया। और हम तो शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। आपको कि हमारे आदमी लालू प्रसाद यादव इस देश की राजनीति में एक मिनट आप सुन लीजिए जी। हम आज से नहीं, शुरुआत से ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जाति जनगणना के आधार पर, इसमें कौन सा बुराई है? हम तो कहते हैं कि यह लॉलीपॉप जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देने का काम किया है 10%, यह गलत किए हैं। इनको 15% जो है सवर्णों को दे देना चाहिए पूरे के पूरे, और उसके बाद जो 85% बचता है वह जो है सभी जात में जो है जाति जनगणना के आधार पर जो है उनको मिलना चाहिए। आज 5% क्यों काटा गया सवर्णों का? 5% और दे देना चाहिए था। यानी 15% देकर जो है और 85% जो 85% के लोग हैं उनको जो है जाति जनगणना के आधार पर देना चाहिए, क्योंकि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव लगातार मांग कर रहे हैं, इसकी लड़ाई कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, ऐसा है। हाँ बताइए। आप दो तरह की बातें एक साथ कर रहे हैं।
पहला नहीं, एक साथ हम दो तरह की बात नहीं कर रहे। सवाल तो पूरा सुन लीजिए। सबों को जुमलेबाजी क्यों खो रही है? विधानसभा नहीं है साहब, सदन के हमारा मंच है, सुनिए तो सवाल दिया गया। सर सुनिए तो सवाल, ये विधानसभा नहीं है। हाँ बताइए। गरिमामयी मंच है ये, और हम सबको बारी बारी से पूरा सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि बिहार और झारखंड इस वक्त आप लोगों को देख सुन रहा है। आपने दो बातें एक साथ कही, आपके जवाब से मैं एक सवाल निकाल रहा हूं। आपने एक बात कही कि भाई भीख मांगने से भीख मिलती नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि चलो कम से हमें इस बात की राहत है कि अब सवर्ण भी भीख मांग रहे हैं, उनको भीख मिल गई। दूसरा कि आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए। सवाल ये है कि अब 50%, 49.5% तक जो एक रिजर्वेशन कोटा था इस देश में, उसमें तो कहीं से भी रत्ती भर छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ये तो आप भी जान रहे हैं। और जो अनारक्षित 50% था, उसी में से राजनीति ने एक पहल की कि तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, यानी कि उसी में से 10% दिया गया उनके लिए जो वाकई गरीब होंगे। अब गरीब कैसे है क्या है उस पर एक डिबेट चलेगा, लेकिन एक इन प्रिंसिपल एक बातें तय की गई। अब आपको भी राजनीति करनी है, ठीक है, वोट बैंक सबको वोटर वोट डालते हैं, करिए साहब जैसा करना है, लेकिन इसमें आपको आपत्ति ठोस तो दर्ज कहां से नजर आ रही है साहब? आपकी जेब से तो कुछ लिया नहीं गया है। नहीं, आपत्ति इसलिए है हाँ। कि जब आप संविधान का छेड़छाड़ कीजिएगा और आप जो है ओबीसी के लोगों को जो है, कौन सा छेड़छाड़ आपको लग रहा है भाई? ओबीसी का आरक्षण नहीं, आरक्षण छेड़छाड़ है, इसमें छेड़छाड़ है। आप कैसे 10% देने का काम किए, किस आधार पर दिए हैं, आप कौन सा जो है नियम लागू किए हैं, ये बता दीजिए हमें। चलिए, किस आधार पर देने का काम किए 10%? ठीक सर, हम आपकी पार्टी की राय कौन समझ सा गए। कमेटी, कौन सी कमेटी बनी है, कौन सी कमेटी बनी है, उसके आधार पर जो है लोकसभा में जो है इसको पारित किया गया है। ठीक, समझ गए सर। कौन सा आयोग बनाया गया है जिस आधार पर किया गया है 10%, किस आधार पर आप हमें समझा दीजिए। जवाब दूसरे मेहमानों से मिलता हूं, आप हमें समझा दीजिए संजय जी। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। मैं जवाब तो मैं बीजेपी से मांगूंगा इसका, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो सवाल कर रहा हूं। आप हमें समझा, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप हमें समझा दीजिए कि 10% किस आधार पर और कौन सा आयोग का जो है नीति बना है उसके आधार पर जो 10% दिया जा रहा है, ये हमें बता दीजिए। ठीक। लेकिन ये जो है आनन फानन में ये जुमलेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो नरेंद्र मोदी जी ने काम करने का काम किया, क्यों दिन भर में देश को क्यों जो आप मूर्ख बनाना चाहते हैं? ठीक, देश के आवाम को 4.5 साल जो है मूर्ख बनाने का काम किया और फिर अभी जो है मूर्ख बना रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूं, आप रुक जाइए जीवेश जी। हाँ, तो इसका जवाब हमें दे दीजिए, कौन सा आप क्या आयोग? करेंगे कि मैं सवाल कर लूं जरा, आप प्लीज सुनिए। आपको कीजिए, आप सवाल कीजिए। जीवेश जी, बिना किसी होमवर्क के आप लोगों ने एक कदम बढ़ाने की कोशिश की, इनका सवाल एक तो ये है। दूसरा कि एक सिर्फ पॉलिटिकल गेम के तहत आपने एक छक्का मारने की कोशिश की जिससे कि लोगों की नाराजगी दूर हो जाए। क्या होमवर्क किया आपने? जब सेलेक्ट कमेटी की बात यदि विपक्ष कह रहा है, उसमें जाने में आपत्ति क्यों थी आप लोगों को? देखिए, सरकार पूरा होमवर्क के साथ इसको लाई है जी, और सरकार होमवर्क के बाद ही कैबिनेट में इसको लाई थी। संजय जी, आप तो विद्वान आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, आपको पता है कि सरकार को पूरा राइट है इस तरह के कानून को बनाकर संसद से उसको पास कराना। संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसके 5th पारा में ये इस बात का वर्णन है कि जिस तहत सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को की उन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान है, उसमें संविधान के तहत बदलाव करके और गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया जा सकता है। ये संजय जी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक बताना चाहता हूं कि अब तो तय हो गया कि आरजेडी के लोग जो हैं वो गरीब विरोधी हैं। अरे आप बताइए, गरीबों में भी सवर्ण अवर्ण कुवर्ण करेंगे आप? गरीब तो गरीब है, जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है इस देश में, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अभी बिहार सरकार का ही सवर्ण आयोग का डाटा आया है, 34% सवर्ण हिंदू सवर्ण ऐसे हैं जिनके पास आज कोई काम नहीं है, और 58% मुसलमानों में सवर्ण ऐसे हैं जिनके मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक भाई संजय जी, मैं विजय प्रकाश जी को बड़ी विनम्रता पूर्वक सुन रहा था और इनके बीच में मैंने कोई हमारे कार्यक्रम में करते भी नहीं है।
चूंकि इनके नेता का चेहरा उजागर हो गया है, गरीबों में कम से कम सवर्ण अवर्ण कुवर्ण की बात ना करें। गरीब गरीब है, जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, जिनको 2 जून का रोटी नहीं मिल रहा है, जो आज खाने को मुहताज है, वो अमीर और गरीब का फर्क न करें। और मैं शाबाशी देता हूं केंद्र की सरकार को कि उन्होंने 49.5% जो अति पिछड़े दलित और गरीबों का जो रिजर्वेशन था उसको सुरक्षित रखते हुए बाकी बचे 50% में से गरीब सवर्ण को 10% देने का काम किया। वो तो खैर चल ही रहा है मामला, सब जान रहे हैं। मैं आपको हृदय बढ़ा करके इसका समर्थन करें। करने की आरक्षण देने के बावजूद आज तक लागू क्यों नहीं हुआ, आप इस पर बता दीजिए। और हम ही ने आप दोनों को आरक्षण देने के बावजूद आज तक लागू क्यों नहीं किया गया? विजय जी आप रुकिए जनाब, विजय जी आप भी रुकिए जनाब, आप दोनों रुकिए प्लीज। बिहार झारखंड इस वक्त इस कार्यक्रम को हमारे सम्मानित दर्शक हर किसी को देखना और सुनना चाहते हैं। आप सब बुद्धिजीवी हैं, वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। कृपया आप बीच में टोका टाकी करके एक दूसरे को उलझाइए मत। मैं हर मेहमानों के पास जाता हूं और सबको बराबर समय देता हूं, किन्हीं के साथ अन्याय नहीं करता, क्योंकि ये समय शिखर का मंच है। अब मैं जीवेश जी आपको भी रोक रहा हूं, अन्याय तो देश के राजा नरेंद्र मोदी ने करना शुरू कर दिए। आप फिर आप बीच में बोल रहे हैं, इसलिए इसमें जो अन्याय आपको याद किया उन्होंने, बाकी मेहमानों को भी याद किया उन्होंने, बुरा नहीं किया कि आपका भाषण सुनेंगे बैठ के। राजेश जी आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पार्टी के भी घोषणा पत्र में गरीब सवर्ण की बात रही है। ठीक है, आप लोगों ने एक तार्किक विरोध जरूर किया, लेकिन सैद्धांतिक सहमति के साथ पार्टी ने समर्थन दिया। और जब समर्थन देने की बात होती है तो फिर इतना ज्यादा गहमा गहमी और एक सवर्णों के नाम पर यदि कुछ भी एक छोटा सा कदम भी यदि पहल उठाने की कोशिश हो रही है राजनीति की, इसमें सिर्फ बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलना है, जिन्होंने समर्थन किया है उनकी भी उतनी भागीदारी और हिस्सेदारी होनी है। तो इसमें क्या गुरेज है राजनीति को, आप मुझे समझाइए। नहीं, देखिए, जब भी कोई नया काम होता है तो सभी चीजों के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मंडल कमीशन आया था और जब उसमें आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, पूरे देश में जलजला हो गया था। हाँ बिल्कुल, अगर आप पीछे देखेंगे तो। हाँ बिल्कुल। और अभी थोड़ी बहुत ऐतराज इस बात को लेकर के है कि आपने जो है इस चीज को 4 साल पहले कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। अब आप जाते जाते, जब संसद का अंतिम दिन है, आपके जो कार्यकाल का 100 दिन बचा है, तब जाकर के आप ये एक राजनीतिक चाल चल रहे हैं या कहिए चुनावी चाल चल रहे हैं। तो पब्लिक है ये सब जानती है, ये जानती है कि आप अंगूठा चुसाने का काम पिछले 4 सालों से करते रहे। कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी 2 करोड़ रोजगार देने का नाम पे, कभी 15 लाख रुपया खाते में डालने के नाम पे। लेकिन ये जनता ज्यादा दिन अंगूठा चूस करके जिंदा रहने वाली नहीं है। आप चाहे कोई भी चुनावी चाल चलिए, आपकी नीयत सही नहीं है, नीयत सही होगी तो नीति सही होगा। मैं समझता हूं इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, इसलिए हमने तुरंत से इनको समर्थन देने का काम किया। लेकिन समर्थन देने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम इनसे सवाल नहीं पूछेंगे। 8 लाख रुपए तक वाले लोगों को आपने 8 लाख कमाने वाले लोगों को, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, उसको आपने गरीब बता दिया। आप देखिए ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप 8 लाख रुपया के ऊपर के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में मात्र 2 करोड़ लोग हैं। इसका मतलब 130 करोड़ लोग आज गरीब हो गए इस देश में। ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप सब कीजिए, राजनीति मत कीजिए, राजनीति कीजिए तरीके की कीजिए। ठीक है, डिबेट में आगे बढ़ेगा इस मुद्दे पर। चुनाव को लेकर आप ये सही कह रहे हैं कि ये जो स्लैब तय किया गया है इस पर तो चर्चा होगी और आगे भी होगी, लेकिन जो बीजेपी का तर्क है, जो संसद में राज्यसभा में आज रविशंकर प्रसाद जी तर्क दे रहे थे, जरा मैं आपको वही बता दूं कि वो सिर्फ उनका ये कहना था कि सरकार 5 साल के लिए बनती है। और क्रिकेट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आपको मालूम है छक्का कब मारा जाता है सबसे ज्यादा, जब स्लॉग ओवर्स होते हैं। तो हमने अभी 1 छक्का मारा है, कई छक्के और मारेंगे, इसीलिए एक छक्के के तहत इन्होंने गरीब सवाल कही है।
नहीं, वो इसको खेल समझ रहे हैं। वो इसको खेल समझ रहे हैं। इस देश की जनता को बॉल समझ रहे हैं। बॉल जब मारा छक्का कर दिया, जब मारा चौका कर दिया। लेकिन देश अपनी नांगी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आज रामविलास पासवान जी को कल सुन रहा था मैं, वो इतने खुश थे कि हमें तो आरक्षण मिला था, पत्नी को भी मिल गया। क्योंकि पत्नी, पहली जो आरक्षण वाली पत्नी थी उनको तो उन्होंने तलाक दे दिया था, अब नई वाली पत्नी को आरक्षण दिलवा दिया, तो वो खुशी के मारे कुएं नहीं समा रहे थे। देखिए, न्याय कीजिए, न्याय, अन्याय मत कीजिए। ठीक सर, मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर संजय कुमार, मैं जानबूझ के आज आपके पास बाद में आया क्योंकि पहले तीनों राजनीतिक दलों की बातों को समझना और सुनना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में समर्थन और विरोध के भी अपने एक विचार होते हैं जिसको स्वीकारना पड़ता है, बेशक आप सहमत हो या नहीं हो। लेकिन जो लब्बो-लुआब निकल के आ रहा है इस वक्त इस डिस्कशन से, हम रिजर्व इंडिया की ओर जा रहे हैं, क्वालिटी इंडिया की ओर नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी मैं सुन रहा हूं। जी बताइए, हम रिजर्व इंडिया की ओर जा रहे हैं या उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या? नहीं, हम लोग रिजर्व इंडिया की तरफ जा रहे हैं जी। इससे कहां इनकार किया जा सकता है? जी, निश्चित रूप से क्वालिटी इंडिया के तरफ आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा और तभी चीजें निकलेगी। जी देखिए, थोड़ा हम अतीत को हम थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहते हैं। 1991 में नरसिंह राव जी लाते हैं इसको, सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की बात करते हैं। 92 में कैप की बात कर करके सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि नहीं, चूंकि एक कैप हमने बना दिया है, आप इस कैप से बाहर नहीं जा सकते हैं। फिर 2006 में मेजर जनरल सिन्हो एक आयोग बनता है उनके नेतृत्व में, और उनका रिपोर्ट आता है 2010 में। यूपीए 22 जुलाई 2010 को वो रिपोर्ट उनको दे दिया जाता है यूपीए के कार्यकाल में। आज राज्यसभा में उसको उसके हवाले से भी और वो रिपोर्ट में ये बात की चर्चा होती है स्पष्ट तरीके से कि भाई, अगर सामाजिक रूप से कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ था, आपने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। शैक्षणिक तौर पर कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ था, आपने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। अगर कोई आर्थिक तौर पर कोई पिछड़ गया है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में समानता का अधिकार है, हर नागरिक को समान तरीके से जीने का अधिकार है, तो अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है तो उसको भी आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये उनका रिपोर्ट है मेजर जनरल सिन्हो का। बिल्कुल है साहब। यूपीए सरकार इसको लाई नहीं लाई, अब ये यूपीए सरकार का मामला है। अभी जो मामला है, अभी इस मामले में विजय प्रकाश जी के एक तर्क में दम है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर लगता है कि आर्थिक तौर पर कोई पिछड़ा हुआ है, उसको आपको देनी है मदद, तो आप एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा पहले इस पर एक सहमति बनाते, डिस्कशन करते, और उसके बाद कहते कि भाई, हम ऐसा नहीं है कि संविधान संशोधन जो है ये पहली बार हो रहा है, ये 124वां संविधान संशोधन है, और ठीक है कि इसका अधिकार सरकार को है, सरकार इस संशोधन को ला सकती है, कर सकती है। ये संशोधन में लोग का मत मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की चीज है, लेकिन एक आपसी सहमति से जब चीजें तय होती हैं तो किसी का ईगो नहीं टच करता है, और फिर कल वाद विवाद का स्थिति भी नहीं बनती है। तरीके पे सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात जी, हाँ, तरीके पर सवाल हैं, लेकिन दूसरी बात जी कि अगर सरकार इसको पटल पर लाती है जी, मैं संक्षेप में ही कंक्लूड कर दे रहा हूं। हाँ। अगर सरकार इसको लाती है और लोकसभा में इसको बहुमत मिलता है, राज्यसभा में भी मैं समझता हूं कि 123 में 70 पर तो व्हीप लागू हो गया है, बाकी लोग ही रहेंगे ही, तो राज्यसभा से भी यह बिल पास हो जाएगा। अब रह गई बात कि इस बिल के पास होने से वैसे सवर्णों को जिसका सर्वे है कि 35% सवर्ण ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, 18% सवर्ण है जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो वो आपके देश के नागरिक हैं,
उन गरीबों के बारे में सारी पार्टियों को सोचना पड़े। रिजर्व इंडिया समाज के पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कोई भी कदम स्वागत योग्य होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इसका उन्हें कितना फायदा मिलेगा। शिक्षा और रोजगार के कितने अवसर बाजार में उपलब्ध हैं। सरकारी आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो देश में हर साल 81 लाख नौकरियां सृजित की जानी चाहिए। इस समय देश में कुल 1,86,00,000 बेरोजगार हैं। 3.5% प्रतिवर्ष की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है। हर साल करीब 13.25 लाख नौकरी लायक लोग जिनकी उम्र 15 वर्ष से ज्यादा है वो बढ़ रहे हैं। स्नातकों की बेरोजगारी की दर 4.1% से बढ़कर 8.4% हो गई है। देश में ज्यादातर लोग गैर संगठित क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बेहद कम हैं। सरकारी नौकरियों में इस समय 17 लाख पद खाली हैं। केंद्र की नौकरियों में 4,12,000 पद रिक्त हैं। कुल 36,33,000 पदों में से 32,21,000 पदों पर ही भर्तियां हुई हैं। देश भर में प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षकों के 10 लाख पद खाली हैं। 5,30,000 पद पुलिस विभाग में खाली हैं। विभिन्न अदालतों में तकरीबन 5,800 पद रिक्त हैं। डाक विभाग की बात करें तो 54,000 पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी आप देख लीजिए तो हाल उतना ही बुरा है, 1.5 लाख पद रिक्त हैं, लेकिन बहाली नहीं है। जीवेश जी, तो इस आरक्षण का क्या करें? अच्छा संजय जी, एक चीज मुझे बताइए, पकौड़ा भिजवाएंगे पकौड़ा। एक मिनट भैया जी, प्लीज 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 वेट, आपके बाद में आ रहा हूं इसके बाद। जी बोलिए। विजय जी पकौड़ा बेचने के लिए व्याकुल हैं, तो अब इनको क्या कहा जाए? आप अपनी बात करिए। लेकिन मेरा एक चीज कहना है जी कि इस देश में अभी तक जितना रिजर्वेशन था उसको बगैर छेड़छाड़ करते हुए इस देश के गरीब सवर्णों के हित में, हमने पहले भी कहा कि गरीबी के साथ सवर्ण अवर्ण नहीं लगना चाहिए, गरीब गरीब होते। सारी बातें सुनने में अच्छी लगी। और 10% रिजर्वेशन अगर देने का काम इस केंद्र की सरकार ने किया है तो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। और सारे दलों को बिना किसी भेदभाव का दिल खोल करके इसमें समर्थन करना चाहिए और यह कैसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो इस दिशा में कार्य करना। तो वही रह गया सर जो। और संजय जी माना कि देश में वैकेंसी है अभी विभिन्न संस्थानों में। संजय जी मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं कि विभिन्न संस्थानों में वैकेंसी है, तो जैसे अब नए नियम से उन संस्थानों में बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा और जॉब तो जो जिस रेशियो में आएगी उसी रेशियो में गरीब सवर्ण को भी जॉब मिलेगा। सर जॉब हाई पावर तो हो नहीं रही है कि मुझे ज्यादा दे दो और उनको कम दे दो। नहीं सर, हर साल सर इसमें मैं आप ही सवाल कर रहा हूं। कैसी तुलना? और दूसरी बात मैं बता दूं सर, सुन तो लीजिए ना एक मिनट जवाब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए ना। जिस देश में हर साल 81 लाख नौकरियों की दरकार हो, 1,86,00,000 करीब अनुमानित बेरोजगार है इस देश में। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा आपको सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जिसकी रिपोर्ट पर मुहर लगाई है, जो सरकार ने जवाब दिया था और जिसको स्रोत के रूप में लिया गया विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, CMIE जिसका हमने जिक्र किया, और वित्त मंत्रालय ने, उसके हवाले से सारे आंकड़े और बेहद चिंतनीय है। फिर आरक्षण का हम करें क्या? गरीब सवर्ण भी क्या करें, बता दीजिए। संजय जी मैंने दूसरी बात कही, आपने कहा कि 81 लाख लोगों नौकरी की आवश्यकता है हर साल और 1,86,00,000 लोग बेरोजगार हैं। देखिए हमारी सरकार जो है पिछले 4 सालों में सरकारी जॉब ही नहीं, हमने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने लोगों को निपुण करने का काम किया है। हमने हर साल 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न करने का काम किया है। और आज देश के अंदर अगर लोगों को रोजगार मिली है की बात तभी देश का GDP 7% से ऊपर चल रहा है। और गवर्नमेंट सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जितना भी जॉब है, मैंने आपसे पहले कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितना जॉब है, जिस रेशियो में आपने रिजर्वेशन आरक्षित किया है उसी रेशियो में उनको जॉब दे दीजिए। ठीक सर,
सरोज सिंह जी, मैं समझ गया सर, समय की पाबंदी है, मैं आपको रोक रहा हूं। नहीं है, इसके लिए तो आप संजय मैं सुन लिया संजय जी, इसके लिए तो आप अलग से डिबेट कराइए कि देश में कितना जॉब है, कितना जॉब नहीं है। रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मामला है, रिजर्वेशन किस चीज का सर? और मंदिर में पूजा करने का रिजर्वेशन आप और दे रहे हैं, सरकारी नौकरी पे आप दे रहे हैं सर, और विजय जुड़ा हुई मामला जी तो जब हम पिछड़ा आयोग बना रहे थे उसका भी विरोध कर रहे थे। ठीक सर, चलिए। जब हम तो पिछड़े इस देश के बड़े पैमाने पर जो पिछड़ा है, मैं समझ गया, उनके लिए पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा दे रहे थे। ठीक सर, उनका भी ये विरोध कर रहे थे। विरोध पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम उसे मत इस देश की एनडीए की सरकार किया। आप सरोज जी, आप बता दीजिए, आपका बहुत स्वागत है। आपने मार दिया समय के पहले। और रुख क्या बनता है ये बताइए आप, क्योंकि आप काफी देर से आप सुन रहे हैं, हमने आपको शामिल नहीं किया था, इसके लिए पहले सॉरी, लेकिन आप बताइए क्या पार्टी तो समर्थन कर ही रही है, लेकिन आपत्ति किन किन बातों को लेकर है? देखिए, हमें आपत्ति किन्हीं बातों को लेकर के नहीं। बहुत धन्यवाद। चलिए, हम लोग तो बजाते जो है हाँ। हमने अपने कार्य समिति के बैठक में ये पास किए हुआ था कि झारखंड में जो है पिछड़ों का जो कम आरक्षण है उसको बढ़ाया जाए और साथ साथ स्वर्णों को भी आरक्षण मिले। ये तो हमारी कार्य समिति ने पास किया था, हमारा विरोध नहीं है। लेकिन आपने ठीक कहा शुरू में, आपने जो कहा कि ये हवा मिठाई है, अभी 4.5 साल के बाद ये सरकार को अब याद पड़ रहा आरक्षण। हाँ, तो हवा ही मिठाई है। 4.5 साल के बाद इनको बीजेपी को अभी इनको सबका साथ सबका विकास अब नजर आ रहा है, इसके पहले इनको दिखता नहीं था। तो ये चुनावी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है, और ये भी चाहते हैं कि किसी तरह ये मामला फंस के लटक जाए, और उसके बाद जो है उसके बाद हम कहेंगे कि हम तो देना चाहते थे, दे नहीं पाए, अब फिर हमको लाइए लोग। कहने का मतलब कि चुनावी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है बस और आपने ठीक कहा कि नौकरी का जो हालत है आप समझ रहे हैं, सरकार रोजगार मुहैया नहीं करा रही है, सब जगह वैकेंसियां खाली है, कहीं कुछ है नहीं, और जॉब लोग के जा रहे हैं, और ऊपर से आपका ये चुनाव के समय अब सरकार को चुनाव में जाना है तो आरक्षण का बिल लेकर के आए 10 साल और ये 10 साल केंद्र में थे तो क्या कर रहे थे? पिछलग्गू बने हुए थे कांग्रेस के। 10 साल केंद्र में कांग्रेस के पिछलग्गू बने हुए थे तो ये क्या कर रहे थे? ठीक सर, राजेश जी, सारी बेरोजगारी 4 साल में आ गई इस देश में, क्योंकि विजय प्रकाश जी तड़प रहे हैं। सरोज सिंह जी से पूछा जाए कि सारी बेरोजगारी 4 साल में आ गई है कि आप सवाल का जवाब दीजिए। पहले तो लोग नौकरी ले लेके घूम रहे थे। जिवेश जी, आपके बगल में ही आपके मित्र बैठे हुए हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। मुख्य प्रतिपक्ष है बिहार में वो विजय प्रकाश जी, क्या लगता है आपको सही मायने में आरक्षण का लाभ कैसे कब मिलेगा? यदि नौकरियां रहेंगी तब तो मिलेगा ना। पार्टी को तो यह भी समझना होगा कि खाली आप आरक्षण का विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध करते हैं क्या? देखिए मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी जो अंत में जो जुमलाबाजी का खेल खेला है, खेल तो दिया ना कम से कम, दिग्भ्रमित लोगों को करने का काम। कहाँ बेरोजगार कितने लोग हैं, उनको कैसे आप रोजगार देने का काम कीजिएगा? हमें ये बताइए किस आधार पर जो है बेरोजगारी आपने तय किया है? 15% वालों को 10% आरक्षण और 85% वाले को कितना आरक्षण? आप हमें बता दें कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण सवर्णों को दिया जा रहा है 8 लाख के आधार पर, तो 95% सवर्ण जो है मात्र 10% उनको जो है आरक्षण मिले, और जो है 5% लोगों को जो है आप 40% आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आप लोग गलत आयोग से जो है कमेटी बनाकर तय किए हैं, ये हमें बता दें। सर, क्या है ना, हमें यह बता दें कि आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए। अच्छा, जवाब ले लेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो नौकरी के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, किसानों के माली हालत सुदृढ़ करने के लिए, नोटबंदी जो किया आपने, काला धन जो किया, 3 तलाक जो आपने किया, ये दिग्भ्रमित करने का काम बंद कीजिए। अब जो है आपको कोई उपाय नहीं है, इस बार देश से आपको निकासी है और निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाजी अब देश के आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आप लोग इसमें सब जो है ठीक से रहिए, और हम लोग पुरजोर तरीके से आज हम कहते हैं कि 85% का हक और अधिकार को यदि कोई छेड़छाड़ करेगा बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के साथ, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ पूरा बिहार
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और लालू यादव के निर्देशन में लड़ाई लड़ेगा पूरे देश में। और यह एक बार जो है मंडल आयोग की तरह फिर जो है आग लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी किए हैं। अब बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी जो है लाचार बेबस लोग जो है दलित अति पिछड़ा ओबीसी के लोग और अल्पसंख्यक लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। लड़ाई देखिए तक जाएगी। ऑडियो जब म्यूट कर दीजिए। जैसा राजेश जी, कांग्रेस भी यही सहमति जताती है जो आरजेडी या जेवीएम का अपना तर्क है? नहीं, देखिए, हम अब जिस तरह की बात मेरे भाई वो भाजपा के मित्र कह रहे थे जी, मेरा एक आग्रह होगा संजय जी कि आप काफी पढ़ के आते हैं जी, तो कम से कम जो लोग को बुलाते हैं उनको भी कहिए कि पढ़ के आएंगे। अभी 2018 का सीएमआईई का रिपोर्ट छपा है, 1 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। ये पकौड़ा बेचने का रोजगार बता करके प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। चैनल की गरिमा का ख्याल रखें। 2 करोड़ कब नौकरी दे दी आपने मात्र 9 लाख नौकरियां दी है। आपने जरूर कहा था कि 2 करोड़ को ज्ञान का अभाव है। सारे 9 करोड़ अभी तक सुन तो लीजिए जिवेश जी, जिवेश जी अभी राजेश जी को बोलने दीजिए, हम आपको ऑडियो ड्रॉप कर रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। राजेश जी बोलिए। जिवेश जी प्लीज आप भी मनमानी करिएगा। जिवेश जी आप रुक जाइए। हाँ राजेश जी बोलिए आप। हाँ, अरे थोड़ा पढ़ के आइए। प्रधानमंत्री जी की तरह बात मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी को ठीक है, लोगों ने, जनता ने चुना है कि प्रधानमंत्री बने हैं, उनको बोलने दीजिए झूठ सच जो बोलते हैं, लेकिन कम से कम आप लोग मत कीजिए इस तरह की बातें। चैनल पे आते हैं तो थोड़ा पढ़ के आया कीजिए। 1 करोड़ नौकरियां गई है पिछले 2018 में। सीएमआईई की रिपोर्ट है, कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी की। 9 ठीक कर रहे हैं। मैं जवाब लेता हूँ अब जिवेश जी से। चाहिए था। मैं अब जिवेश जी जवाब लेता हूँ। राजेश जी वो जवाब क्या देंगे? देखिए, रोक लाओ सर, रुक जाइए। देखिए मंच पे सबको सबसे जवाब तो लेना होता है। कहते हैं टेक्नोलॉजी। राजेश जी आप रुकिए। राजेश जी आप रुकिए। जवाब है क्या जिवेश जी? आप बोल रहे हैं इनको बस जो नरेंद्र मोदी जी फिर आप रोक रहे हैं बीच में। आवाज को बोलना है। विजय जी प्लीज, मुझे आगे से देखना पड़ेगा सर, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है। इस वक्त बिहार झारखंड आप सबको सुन रहा है। मैं चाहता हूं एक एक बात क्लियर होकर सुने समझे, इसीलिए हम आप सबों को आमंत्रित करते हैं। जिवेश जी, इनके सवाल जो है राजेश जी के या विजय जी के या सरोज जी के सवाल में तो दम है साहब। और आप 5 साल की उपलब्धि के तौर पर तो बताइए ना कि कितनी नौकरियां आपने दी है, तो रिजर्वेशन को हम जस्टिफाई करें ठीक से। फिर आप जॉब सरकारी नौकरी, पहले एक चीज करेक्शन करिए संजय जी। चाय का बेटा फिर वही बात है। विजय जी प्लीज, बोला गया है। विजय जी प्लीज अब आप देखिए, चाय बेचते विजय जी का ऑडियो म्यूट कीजिए। विजय प्रकाश जी का ऑडियो म्यूट कीजिए। आप बोलिए जिवेश जी आप। हाँ, मेरे कहने का मतलब है संजय जी, आप शोषित लाचार बेबस लोगों का तो ऑडियो ऐसे ही बंद है। अरे सर शोषित इस वक्त 15% को शोषण आप कर रहे हैं, वो बोलेगा। इस वक्त शोषण आप कर रहे हैं। हम लोगों का ऑडियो तो ऐसे बंद है। हम उनके बाद आप ही के पास आने वाले। चाहे मेरी आवाज को बंद कर दीजिए टेक्निकल तरीके से, चाहे जो है जुडिशरी के तरीके से, चाहे जो है राज सत्ता के तरीके से, मेरा आवाज तो स्वतः बंद है ही। आज से थोड़े बंद है, आजादी के पहले से लगातार बंद किया जा रहा है। एक्स्ट्रा पॉइंट को बोलिए, आप बोलिए तो 1 घंटा बैठ के बोलिए, भाषण दीजिए। आपका पब्लिक बंद चल रहा है यहाँ पे, बोलिए। कोई नहीं बोलेंगे, सिर्फ विजय प्रकाश बोलते रहेंगे। सुनाइए आप बिहार। इतना गुस्सा मत सर, गुस्सा नहीं, गुस्सा आप कर रहे हैं। आप दूसरे को सम्मान नहीं देना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं। जिवेश जी ने इंटरप्रेट, जिवेश जी को बोलने दीजिए। आपके पास हम आ रहे थे, बोल रहे थे। सर आप रुकते क्यों नहीं है? जब जिवेश जी, सर आप रुकते क्यों नहीं है? संजय जी, हमने उनका ऑडियो म्यूट कर दिया था। 1 मिनट संजय जी, आप नहीं देखे, आप दोबारा देख लीजिए कार्यक्रम। उनका ऑडियो म्यूट कर दिया था हमने, जब उनकी आवाज नहीं पहुंचने दी हमने बिहार को। तो आप लोग क्यों नहीं? आप प्लीज रुकिए, आपकी बात अभी हम बोल रहे थे। सर आप प्लीज रुकिए तो सही। माइक ऑफ कर दीजिए सर। अरे माइक तो गरीबों का हमेशा ऑफ रहता है। बीच में जो टोकेंगे उनका ऑडियो म्यूट होगा, चाहे आप रहे या जिवेश जी रहे या राजेश जी रहे। लाचार बेबस लोग नहीं प्लीज। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिसके अब आप बताइए नेता रहेंगे तब तक जो है गरीबों का आवाज। अच्छा ठीक है सर, वो अच्छी बात है, आपकी अपनी राजनीति रखिए ना। जिवेश जी अब आप एकदम ठोस जवाब दीजिए। देखिए बहुत इसलिए सीरियसली जानना चाहता है क्योंकि नई पीढ़ी जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए जानकारी आवश्यक है कि
आरक्षण का लाभ कहां, कब और कितना, इस 5 साल का यदि हिसाब किताब देखा जाए तो नौकरियों के मामले में तो बहुत उत्साहजनक नहीं है साहब। मेरा एक प्रश्न है, अभी राजेश जी कह रहे थे, मेरा उस पर आपत्ति हुआ कि कहते हैं आप कैसे कैसे लोगों को बुलाते हैं, जिनको बुलाते हैं उनको कहिए पढ़ के आने के लिए। तो सबसे बड़े पढ़ाकू ये नहीं है, हम लोग भी पढ़कर आते हैं। अरे पढ़ना को जरूरी है, पढ़ना को जरूरी है। हम लोगों अरे हकीकत से बताइए कराते हैं। राजेश जी आप अगर इसी डिबेट के लिए आप बुलाते हैं तो राजेश जी और विजय प्रकाश जी का डिबेट करवाया। आप बोलिए प्लीज। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक किसी की बात में इंटरफेयर नहीं करता। अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य है, कोई किसी पर न टोके। विजय जी जब बोलेंगे तो आप लोग सब शांत रहिएगा, लेकिन इस वक्त जीवेश जी बोल रहे, प्लीज आप और कंप्लीट कीजिए। मैं संजय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, संजय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में सारी बेरोजगारी इस 4 साल में आ गई है? हाँ बिल्कुल नहीं। इससे पहले सारे लोगों के पास सरकारी नौकरी थी? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं जो लोग इस 4 साल वादा क्यों किए थे नौजवानों को रोजगार देने का? आप चुप रहिए। रोजगार दिए आप काला धन वापस लाने का, बेरोजगारी खत्म करने का, किसान के माली हालत सुदृढ़ करने का, महंगाई का कैदी नंबर कितना दिया है? 4.5 साल में नंबर 351 बताइए कि आप क्या कर रहे ही है कैदी नंबर 351। खैर इसमें हमको ऐसे लोग जो है घोटाला में बंद है। बिहार का मुख्यमंत्री मर्डर है, जिन पर केस बाढ़ में चल रहा है। सीताराम सिंह के लिए आप बताइए प्लीज, आप लोग जरा कौन है? चलिए मैं डॉक्टर संजय कुमार जरा आपकी राय समझ लूं। किसी भी चीज का लाभ तब मिलता है जब उसके साधन उपलब्ध हो, प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो। ठीक है, ये अच्छा, ये एक पहल है, उस पर अपनी अलग जी जवाब ले लीजिए मेरे से, फिर पूछिएगा अगला प्रश्न। अच्छा प्लीज बोल लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए। मैं कांग्रेस के मित्रों से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि सारी बेरोजगारी इस 4 साल में आ गई है इस देश में। 2014 तक सभी लोग सरकारी नौकरी में थे, जिनको ये सरकार आने के बाद नौकरी से निकाल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने देश में निकाल दिया है क्या? के बाद सत्ता में आए, कैसी बात करते हैं? फिर भी आप सत्ता में वही बात बोल रहे हैं। 60-65 साल जिन लोगों ने इस देश पर जवाब ले लूं, लोगों ने बेरोजगारी जवाब ले लूं, गलती हमसे आज हम उसको सुधारना चाह रहे हैं, जवाब ले लेता हूं, आज उसको ठीक करना चाह रहे हैं। मैं जवाब ले लेता हूं, उसको ये लोग सर मैं जवाब ले लेता हूं, करना चाह रहे हैं। रुकिए ना राजेश जी, देखिए ये बात भारतीय जनता पार्टी का ढोल फट चुका है। प्लीज अब इनसे जो भी आवाज निकलेगा वो बेसुरा आवाज निकलेगा, उसको अब कोई सुनने वाला देश में नहीं है। क्या है ना कि ठीक है, आज सत्ता में एनडीए है तो सवाल तो उनसे हम सब पूछते हैं और पूछना भी चाहिए, लाजमी है। लेकिन ये जो तमाम हालात हैं वो 2 साल 3 साल की उपज नहीं है। राजनीति ने प्रायोरिटी में इस देश में समाधान की ओर सोचा नहीं, और नतीजा क्या हो रहा है कि आरक्षण पर कोई आवाज भी नहीं उठा सकता, समीक्षा की बात भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप राजनीति को मुबारक सब चीज, लेकिन सवाल ये है कि देश को मजबूती से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि इतने सारे बेरोजगारों की फौज यदि तैयार होती जा रही है सर, तो ये तो एक बड़ा सवाल है, उसमें कांग्रेस भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि लंबा वक्त देश ने आपको दिया था। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन इस बात को तो कम से कम देवेश जी को मानना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में एक चाय वाला मुख्यमंत्री बनता है, फिर प्रधानमंत्री बनता है, और आप देखिए झारखंड में एक मजदूर मुख्यमंत्री बनता है। ये कांग्रेस के शासनकाल में संभव हुआ है। और आप जो है पढ़े लिखे स्किल्ड लोगों को कह रहे पकौड़ा बेचो और चाय बेचो, उसको रोजगार का दर्जा दे रहे हैं। दोनों में अंतर देखिए कितना बड़ा है। पकौड़ा खाए वाला वो प्रधानमंत्री हो गया, और एक इतनी पार्टी है मिला है 4.5 साल में कार्य है कि गैस निकाल के नाले में से एनडीए का गठबंधन बना के बेच करते हैं। मैं आपको रोक रहा हूं। एक डॉक्टर संजय कुमार आपके पास आने से पहले एक और फैक्ट फिगर पे गौर कर लेते हैं। इस आरक्षण से गरीब सवर्ण को कितना फायदा होगा, ये तो बात की बात है। फिलहाल सवर्ण वोटों पर बीजेपी कितने फायदे की उम्मीद देख रही है, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देश के 14 राज्य हैं, जहां की 341 लोकसभा सीटें हैं 14 राज्यों में।
इनमें से 179 सीटें सवर्ण बहुल हैं। बीजेपी ने 2014 में 179 सीटों में से 140 सीटें जीती थी। यानी बीजेपी का सबसे भरोसेमंद वोटर सवर्ण समाज से ही आता है। मोदी सरकार के सवर्णों को आरक्षण देने के पीछे एक और वजह मानी जा सकती है। अभी तक सरकार ने SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट और प्रमोशन में आरक्षण जैसे मुद्दों का फेवर करके देश की आबादी के 22.5% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लुभाया। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर 52% OBC वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश की। यानी 75% मतदाताओं को तो कुछ न कुछ खास देने की कोशिश जरूर हुई। अब गरीब सवर्णों को आरक्षण देकर सरकार सवर्ण मतदाताओं में भी ये संदेश देना चाहती है कि वो उनकी जरूरत समझती है। डॉक्टर संजय कुमार, एक विश्लेषण ये भी आ रहा है 14 राज्यों को के तमाम लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए, तो क्या लगता है इसके पीछे ये भी एक एंगल होगा? एक सवाल पर जहां पर चीजें चल रही थी, जरा 1 मिनट में मैं उसका उत्तर दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं इस सवाल पर मैं आऊंगा। जी, आज पूरे विश्व में सबसे अगर बड़ी युवा आबादी का देश है तो वो भारत है। बिल्कुल 65% आबादी युवाओं की है। बिल्कुल वो युवा को नहीं पता है कि मैं किस जाति में जन्म लिया हूं, मेरा धर्म क्या है। उसको एक ही चीज पता है कि अगर मैंने कोई पढ़ाई की है और अगर मुझे रोजगार नहीं मिलता है तो मेरा आगे का जीवन कैसे होगा। सरकार को और सारी पार्टियों को इस पर गंभीर होकर के सोचना होगा। आरोप प्रत्यारोप में उलझने से जो भावी पीढ़ी है वो कहीं न कहीं से राजनीति से अपने को दूरी बनाती है और लगता है कि राजनीति करने वाले लोग हमारे हितैषी नहीं है। मेरी साड़ी सफेद कि उनकी साड़ी सफेद ये विषय नहीं है, विषय है निदान का। बिल्कुल कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस नहीं किया, तब तो आपकी सत्ता आई। आपने सपना दिखाया नौजवानों को, आपने कहा कि कांग्रेस ने आपके बारे में नहीं सोचा, नौजवानों ने आपके पक्ष में मतदान किया, आपको सत्ता में लाया। लेकिन जब आपने भी उसको निराश किया तो फिर तो बात लगेगी कि चाहे पार्टियां बदल बदल के सत्ता में आती रहे, हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। तो वहां पर रोजगार एक सवाल है और इस पर सोचना होगा। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। देखिए, मैं कल भी कह रहा था और लगातार मैं कहता हूं कि आने वाले वक्त में इस देश में 2 जातियां रह जाएगी, एक अमीरों की जाति, एक गरीबों की जाति। आप समाज को बांट करके राजनीतिक लाभ थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, सत्ता में आप आ जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत दिनों तक ये चीजें चलने वाली नहीं है। ठीक है, नजर आपकी जिस पर हो, लेकिन अगर वास्तव में उनके हित में कोई निर्णय लेंगे, कोई काम करेंगे जिस पर हम लोग बाद में डिबेट करेंगे, तब तो इसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज जो विपक्ष पर हमलावर है तो विपक्ष इस बात को समझाने में जरूर कामयाब हो जाएगा कि यह भी एक जुमला था और इसका क्या फायदा आपको हुआ, इसको आप खुद समझ लीजिए, खुद एनालाइज कर लीजिए। ठीक सर, अब मैं 30 सेकंड का सबक सबसे ले रहा हूं, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। सरोज जी, आपसे शुरुआत करता हूं। ओवरऑल देश को किस रास्ते पर आगे जाता हुआ होना चाहिए और किस रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है आपकी पार्टी को? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि देश को सही रास्ते पे ले जाना है तो जो भी शासन कर रहे हैं लोग, कम से कम लुभावने वादे करके नहीं बल्कि देश को सही दिशा में ले जाए। कि हम लोग नाराज हैं, ये नाराज है, वो वर्ग नाराज है, तो उसके लिए कुछ लुभावने काम कर दे, जुमला टाइप का। पिछले बार जितने वादे किए गए सरकार ने किया नहीं, और मैं समझता हूं कि चुनाव के समय यह भी कुछ होने वाला नहीं है, यह भी जुमला ही साबित होकर रह जाएगा। तो सरकार को ठोस काम करना चाहिए कि जनता को लाभ हो। ठीक, राजेश जी, योर स्टेटमेंट। देखिए, कहीं न कहीं राम मंदिर, राफेल ऐसे मामलों से प्रधानमंत्री परेशान थे और जो हम 3 राज्यों में जीते और हमने जो किसानों का कर्जा माफ किया, उसके एवज में उन्होंने ये एक चुनावी चाल चली है, चुनावी स्टंट है, चुनावी चाल चली, कांग्रेस को यह लग रहा है। सकता है जी, बिल्कुल। विजय प्रकाश जी, आपका निष्कर्ष? देखिए, हमारा मोटा मोटी निष्कर्ष है कि ये आवाज, आरक्षण का आवाज 10%, ये फेक है, ये जुमलाबाजी है, ये फ्रॉडिज्म है। ये देश के नौजवानों को जो है
दिग्भ्रमित करने वाला 4.5 साल से लेकर अंतिम बेला तक जो है यह जो है गंदा काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। यह देश के नौजवान और लोग बात नहीं करेंगे। इनका जो है खटिया बटिया इस बार 2019 में 3 महीना के बाद खड़ा करके समेट कर जो है बैगेज जो है इनको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक सर। जीवेश जी, बीजेपी को क्यों लगता है कि उसे बहुत उत्साहित होना चाहिए और कितना इससे देश का भला पार्टी करने जा रही है, आपकी सरकार करने जा रही है? हम पहले दिन से कह रहे हैं, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, और हम सबकी चिंता करते हैं, हम गरीबों के हित की चिंता करते हैं। वो किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सही में कोई लेना देना इनको नहीं है। देश के कोई भी जात धर्म के लोगों के साथ इनका लेना देना नहीं है। देखिए सही बात है। चलिए, बहुत धन्यवाद जीवेश आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका, बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत धन्यवाद सरोज सिंह जी आपका। लेकिन गरीब सवर्णों को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, रिजर्व इंडिया की ओर हम जा रहे हैं। 72 साल की उपलब्धि ये है कि हमारी राजनीति ने हमारी किसी भी आबादी को उस योग्य नहीं बनाया है जो अपने पैरों पर चलकर आरक्षण से इतर आगे बढ़ सके। एक बड़ी आबादी उस रास्ते पर है जिसको आरक्षण की आवश्यकता होती जा रही है और उसी का नतीजा है गरीब सवर्ण। लेकिन अब इसके लिए जरूरत इस बात की भी है कि जब जिस तरफ की लगातार साल दर साल सरकारी नौकरियों में रिक्तियां बढ़ती जा रही है, सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, वैसे में 50 से 10% और आरक्षण का प्रावधान होना कितना फलदायी साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विश्लेषण की जरूरत जरूर है। क्या इस देश में जाति तय करेगी कि कौन गरीब है कौन अमीर, या इस देश में अर्थव्यवस्था तय करेगी कि कौन गरीब है सही मायने में और कौन सही मायने में अमीर है? क्योंकि कहते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है वही गरीब कहलाते हैं, जाति गरीब होती नहीं है। नमस्कार।